ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫੈਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੀਰੋ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कन्हैया जी, सब तो पहला सवाल ये कि ऐसा क्यों है कि वो कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं और आप कह रहे हैं आप देशभक्त हैं, सच्चाई क्या है? देखिए, जो लोग मुझे देशद्रोही कह रहे हैं, दरअसल उनको देश के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम कहते हैं हम भारतीय हैं। भारतीय होने का क्या मतलब है? भारतीय होने का मतलब है भारत के वो तमाम लोग, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे कन्याकुमारी के लोग, चाहे मणिपुर के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, यह जो पूरा भारत है वो सिर्फ भूगोल नहीं है। इस भूगोल के अंदर रहने वाले लोग हैं और उन लोगों की अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, परंपरा है, उनकी अपनी पहचान है। इन तमाम पहचान के लोगों के लिए उनके हक और अधिकार की बात करना, उनके जीवन में बेहतरी की बात करना ही देशभक्ति है। और मुझे लगता है कि जेएनयू या जेएनयू जैसे दूसरे विश्वविद्यालय, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या रोहित वेमुला हो या आज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की ऋचा हो, ये सब लोग उस देश को बेहतर बनाने का एक सपना रखते हैं और उस सपने को वो जीना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर आपके ऊपर इल्ज़ाम तो ये लगाते हैं वो, और सरकार भी इल्ज़ाम लगाती है, पुलिस भी इल्ज़ाम लगाती है कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह कहते हैं कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। देखिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि कम से कम आपने बताया कि इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ लोगों ने तो साबित कर दिया, बाकायदा चला रहे थे टीवी पे कि देखिए आतंकवादी कन्हैया, देखिए देशद्रोही कन्हैया। कम से कम आप आरोपी कह रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कौन क्या है नहीं है ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है। हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, संविधान पे भरोसा है और संविधान में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सच सामने आएगा और पता चलेगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि देश के अंदर जो गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बेकारी है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के विश्वविद्यालयों में आज शिक्षा की क्या हालत है। उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि विद्यार्थी अगर अपने सवालों को लेकर के लड़ते हैं तो उनको जेलों के अंदर डालना है, उनको आत्महत्या करने के लिए विवश करना है, उनका एडमिशन कैंसिल करना है। यही रोहित वेमुला के केस में हुआ, यही जेएनयू के केस में हो रहा है और यही आज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है उसके साथ। आपकी तो बेल हो गई, अभी निर्बान और उमर अंदर हैं, तो उनके लिए आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, जेएनयू हमेशा सामूहिकता में विश्वास करता है। हमारे पास अपना एक स्टूडेंट काउंसिल है। स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग करके कलेक्टिव डिसीजन लेता है और उस कलेक्टिव डिसीजन में निश्चित तौर पर जो भी स्टूडेंट इस कैंपस के हैं, जो भी इस कैंपस के स्टेक होल्डर हैं, जिनका इस कैंपस से एक सरोकार, एक संबंध है, उनके ऊपर कोई तरह का किसी तरीके का हमला होगा, उनके पक्ष में खड़ा होना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और स्टूडेंट काउंसिल ने इसको लेकर के एक रेजोल्यूशन पास किया है कि उनकी रिहाई को लेकर के भी जेएनयू संघर्ष करेगा। और जब ये स्टूडेंट काउंसिल का डिसीजन है तो ये मेरे ऊपर बाइंडिंग है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे स्टूडेंट काउंसिल ने दिया है, बीइंग जेएनयू प्रेसिडेंट, हमको ये करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटीज़ के लोग आते हैं, यहाँ पर मणिपुर के लोग आते हैं, नागालैंड के लोग आते हैं, कश्मीर के लोग आते हैं। वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, लगातार अपनी स्टेट में भी करते हैं, यहाँ पर आके भी करते हैं। आपको लगता है वो बात करनी चाहिए? देखिए, बात करने में बुराई नहीं है, क्योंकि बात करने में दिक्कत नहीं है। बात होता है कि आप एक्ट क्या करते हैं, आप किस एक्शन में जाते हैं। आप देश को बेहतर बनाने की बात करते हैं, ये एक बात है, लेकिन देश को बेहतर बनाने का अगर आप ये जरिया चुनते हैं जो गैर संवैधानिक हो, जो हिंसा का रास्ता हो, वो गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? देश के अंदर अगर कोई समस्या है, उस समस्या पे बात करना एक बात है, उस बात को लेकर के जो आप रास्ता अपनाते हैं, अगर वो हिंसात्मक है तो वो गलत है। अगर हिंसात्मक नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो चीज़ें हो रही हैं वो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। उमर खालिद ने पुलिस के पास कहा है कि वो अफजल वाली स्टेटमेंट पर खड़ा है, अभी भी वो वैसे ही कह रहा है
जैसे वो पहले कहता था अफजल गुरु के बारे में प्रोग्राम करवा रहा था। तो आपको लगता है उमर खालिद ठीक है, उसको ऐसा करना चाहिए? देखिए, ये उमर का अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि हमारे लिए आज के समय में जो सबसे बेसिक सवाल है स्टूडेंट होने के नाते, वो सवाल है कि इस देश के लोगों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शिक्षा मिलने के बाद उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस देश के अंदर जो बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे वो घर का सवाल, आवास का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का सवाल हो, चाहे इक्वल राइट का सवाल हो, चाहे वो किसी भी आइडेंटिटी के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, क्या उनको समतामूलक अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आज भी इस देश में दलितों को प्रताड़ित होना पड़ेगा, महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ेगा, जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रताड़ित होना पड़ेगा, देश में धार्मिक झगड़े चलते रहेंगे? हमारे लिए ये ज़्यादा प्राइमरी कंसर्न। पर दो बातें यहाँ पर बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि लेफ्ट पर भी सवाल उठता है। एक नेशनलिटी का क्वेश्चन है और कास्ट का क्वेश्चन है। माना जाता है कि लेफ्ट ने उस तरह से डील नहीं किया कास्ट और नेशनलिटी के क्वेश्चन को जिस तरह से करना चाहिए। देखिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, इसको लेकर के अलग अलग विश्लेषण हो सकता है। जहाँ तक लेफ्ट का सवाल है तो मैं किसी लेफ्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, फिर भी जितना मैं जानता हूँ लेफ्ट को, उस संबंध में मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि लेफ्ट जो है वो एक विश्वजनीन दर्शन है। वो दुनिया से समस्या को ख़त्म करने की बात करता है। तो ये हिटलर मार्का और मुसोलिनी मार्का अंध राष्ट्रवादी तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि वो देश और माटी में विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए कि इस देश के अंदर जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, फिल्मकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, वो लेफ्ट से जुड़े रहे हैं और उन्होंने देश की बात की है। साहिर लुधियानवी का नाम आप जानते होंगे, वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के प्रेसिडेंट रहे हैं, लेफ्ट के रहे हैं, लेकिन उनकी आप किताब पढ़िए। तमाम लोग। आपको क्या लगता है कि आप एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं लेफ्ट के साथ? देखिए, हम भगत सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल पंजाब से आते हैं भगत सिंह। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कारण है कि यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो गया जब से पूरी एक मूवमेंट चली लेफ्ट की, लगातार डिक्लाइन क्यों हुआ? जो समाज के सेंटर में लेफ्ट आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ पाया? इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, उसके बावजूद भी खता कहाँ खा गए? क्या गलती होगी लेफ्ट से? देखिए, मैं बार बार एक बात आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं वो एक बात है, लेफ्ट की बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है। आपको समझना होगा कि लेफ्ट का मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता है। लेफ्ट के अंदर आपको उन सारे धाराओं को शामिल करना पड़ेगा जो लोकतंत्र के पक्ष में हैं, जो प्रगतिशीलता के पक्ष में हैं, जो तानाशाह, जातिवाद और ये जो ऊंच नीच है उसके खिलाफ हैं। ये सारे लोग लेफ्ट का हिस्सा हैं। अगर उस तरह से हम देखें तो इस देश के कम्युनिस्ट, इस देश के अम्बेडकराइट, इस देश के गांधीयन, इस देश के सोशलिस्ट, ये सारे लोग लेफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। और आज जो ये लड़ाई है ये देशभक्त बनाम देशद्रोह का नहीं है, क्योंकि देशद्रोह जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में है ही नहीं, राजद्रोह जैसा शब्द है। ये पूरी लड़ाई जो है वो है तानाशाह बनाम लोकतंत्र। इसीलिए इस देश की तमाम लोकतांत्रिक फोर्सेस को एज ए लेफ्ट असर्ट करना पड़ेगा टू डिफीट द राइट। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी में जब सब तरह के क्राइसिस हो गए, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, सोशल क्राइसिस होगा, कल्चरल क्राइसिस होगा, तो लेफ्ट उसका सेंटर बनेगा, जो लेफ्ट फोर्सेस हैं उसका सेंटर बनेगी। पिछले समय में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो हमारा समाज 20 सालों से बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। उसके बावजूद भी लेफ्ट का सेंटर में ना आना, उतनी बड़ी फोर्स ना बन पाने में, क्योंकि आप लगातार एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं, आप डीपली स्टडी कर रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो कहा है, अगर उसको हम ठीक से समझें तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर समाज में पूंजीवादी प्रगति नहीं होगी तब तक समाजवाद का आधार तैयार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूंजीवाद के अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं तो यही अंतर्विरोध पूंजीवाद के गिरने के कारण होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात कि लेफ्ट क्यों नहीं आगे आ पा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट को हम ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हु आर द लेफ्ट। हम आज भी जो है वो पार्टी के खांचों से बाहर निकल करके लेफ्ट फोर्सेज को देखने के लिए तैयार नहीं है। जब हम देखेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली हम उसको यूनाइट भी नहीं करेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो थॉट था और जो प्रैक्टिस थी उसमें गड़बड़ रही है? थॉट बहुत बढ़िया था, जो प्रैक्टिस रही, क्योंकि रेवोल्यूशन तो जब बात होती है पार्टियों के जरिए, जब बहुत सारी इस तरह की बात होती है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है
इतनी बात तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो सपना है वो सपना अगर अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं चूक तो ज़रूर हुई है। बात की आपने, मोदी साहब को कहा कि आप स्टालिन की बात बहुत करते हैं, हिटलर की बात कीजिए, तो वो क्या बात थी जो आपने कहा कि हिटलर की बात? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तानाशाह दूसरे तानाशाह का नाम लेता है। सवाल यह है कि हिटलर अभी अपने आप को समाजवादी कहता था, क्या वो समाजवादी था? स्टालिन को वो बोल रहे हैं तो वो किसी खास विचारधारा को काउंटर करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी विचारधारा छुपा रहे हैं। स्टालिन और हिटलर के बारे में अगर वो बोलना चाहते हैं, उससे पहले उनको गोलवलकर और मुंजे के बारे में बोलना चाहिए, जो मुंजे मिलने के लिए गए थे हिटलर से या मुसोलिनी से। तो अपनी चीजों को छुपाकर दूसरे पे हमला करना, अरुण जेटली ये गलत कह रहे हैं कि जो जेएनयू का सारा जो पूरी मूवमेंट हुई, इसमें आइडियोलॉजिकल जो जीत हुई है वो बीजेपी की हुई है, जो सैफरन विचारधारा की जीत हुई है। मुझे लगता है कि ये उनका मानना होगा, ये मेरा मानना नहीं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप एक साधारण विद्यार्थी को टारगेट करके काम किए हैं और आपके खिलाफ लोग उसके पक्ष में बोलने लगे हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं हार हुई है। आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है? पहले राम मंदिर था, उसके बाद घर वापसी, लब जिहाद, गऊ पर सियासत हुई, बिहार में चुनाव हार गई, अब नेशनलिज्म बड़ा मुद्दा बना रही है और नेशनलिज्म में वो डिफीट कर रही है लेफ्ट को। पूरी तरह से मैं इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी चुनाव जीती थी महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पे। चुनाव जीतने के बाद वो लगातार मुद्दों को भटका रही है। जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उसको भटकाकर उनको जो बेकार की फालतू चीजें हैं उनमें उलझा रही है। एक ये कहा रहा है कि 23 मार्च शहीद भगत सिंह का शहीदी दिन होता है। आप खटकड़ कलां आ रहे हैं, पंजाब से ऐसी खबर आ रही है हमारे पास, आप जा रहे हैं? आप देखिए, अभी तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भगत सिंह मेरे आइडियल हैं। अगर ये मौका मिलेगा तो ये बहुत खुशी की बात। केजरीवाल को आप किस तरह देख रहे हैं सियासत में? केजरीवाल के बारे में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो एक गलत परंपरा भारतीय राजनीति में भाजपा ने शुरू किया है, उसके साथ वो खड़े होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? ये कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम अल्टरनेट की बात कर रहे हैं तो पहले हमको ये फिक्स करना पड़ेगा कि किसका अल्टरनेट आप ढूंढ रहे हैं, किसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। अगर ये सवाल तय है तभी हम ये तय कर पाएंगे कि वो अल्टरनेट पॉलिटिक्स है कि नहीं है। अगर इस देश में हम बीजेपी का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर रही है, और उसके खिलाफ सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, वो सारी पार्टियां जो बीजेपी की तानाशाही रवैयों के खिलाफ बोल रही है, वो सारे लोग मिलकर के एक अल्टरनेट दे सकते हैं। ਇਹ ਸਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਦਿੱਲੀ।